आपको बता देंगे। तो सबसे पहले देख लो कि क्वेश्चन क्या क्या आता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना, 35 मार्क्स का क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कि न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किस के कितने डाइन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि 1 इक्विवेलेंट होता है ना, याद रखना कि आपका जो 1 न्यूटन होता है वो आपका 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना एकदम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा जस्ट उसका इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ से जो डायमेंशन आएगा उसमें कोई मास तो है नहीं, तो m0, लेंथ का भी कोई टर्म नहीं है तो 2l0, और t देखो यहाँ पर टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली, तो पावर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, m0l0 t-1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड और मेजर, है ना। आप कभी बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो उसमें जो आपकी मीटर जो आपका शो करता है स्पीड, वो किस टाइप की स्पीड को शो करता है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, यानी वो हर एक पॉइंट पर, है ना, हर एक इंस्टेंट पर आपकी स्पीड चेंज होती है। जब आप ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम होगी, जब आप एक्सीलेटर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो हर एक इंस्टेंट पर उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। ऐसे इस स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपका देखो आपका जो गाड़ी में लगा होता है ना, वो आपको स्पीड ही मेजर करता है ना, किसको मेजर करता है, वो स्पीड ही मेजर करता है। तो या तो एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन आपका हर एक इंस्टेंट पर स्पीड चेंज हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तत्क्षणिक चाल जो आपका स्पीडोमीटर नोट करता है। क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। स्पीड भी आपका एक, और ऑप्शन नंबर डी, स्पीड भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन 5 है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका एक फॉर्म याद रख लो। अगर वेक्टर फॉर्म याद है तो ये सुना v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, या अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो v इक्वल टू ओमेगा आर भी होता है। तो देखो v इक्वल टू ओमेगा आर या v इक्वल टू आर ओमेगा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखिएगा कि v इक्वल टू आर ओमेगा या फिर ओमेगा आर। ठीक है, ये होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन 6। अब देखो क्वेश्चन 6 जो आपका पूछा गया है, ये आपके इस बार मॉडल सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज यानी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी के साथ जब टाइम में चेंज हो, है ना, वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ, तो उससे क्या करते हैं हम, एक्सेलरेशन। सिंध यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को कभी कभी हम ए से नोट करते हैं, या फिर किसी को कभी कभी हम न्यू से नोट करते हैं, तो न्यू इक्वल टू 1/t। ठीक, तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, है ना। न्यूटन का जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो वो किस चीज को डिफाइन करता है ना। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर एवरी बॉजेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन पे ही रहना चाहता है, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, है ना। यानी कि क्या कहते हैं कि ए बॉडी ऑलवेज वांट टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है, ओनली इनर्शिया। ठीक है, तो किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ से, जो कहते थे आप जड़त्व का नहीं गए। क्वेश्चन बात करते हैं 9 की, बात कर लेते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग, है ना। एक मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, वो चल रहा है किस एक्सेलरेशन से, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, है ना। मास भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारा एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो मीटर में हो जाएगा ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एसआई यूनिट में हमेशा कन्वर्ट कर लो। अब रखें यहाँ पर वैल्यू, तो मास 2 kg और एक्सेलरेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन।
है ना, तो ध्यान से 1 न्यूटन आंसर आएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज। देखो अगर कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, जब आप बाइक में अगर एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ती है ना, उसकी स्पीड बढ़ती है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर आप एक्सेलेटर नहीं लोगे तो गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी, है ना। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब पार्टिकल की स्पीड या फिर वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। नहीं बढ़ने का मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 0। क्वेश्चन बात करते हैं अब 11 की, है ना। क्वेश्चन बात करते हैं 11 की। लिख रहा है एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, है ना, एक रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब मोशन को रोकने वाला फोर्स को हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स, जो मोशन को रोक रहा हो, यानी इसको अपोज कर रहा हूँ। कह रहा है एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द बॉडी कम टू रेस्ट। कह रहा है अगर एक कोई बॉडी चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से। अब उसका मास कितना था? 10 kg। अब कह रहा है उस पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस बात है कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। देखो कैसे ना, ये बॉडी मान लो चल रहा था आगे, इसे चलना किधर है? आगे चल रहा है। कितने की स्पीड से चल रहा है ना, तो कहा उसने चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब कह रहा है इस पर एक फोर्स लगा दो। फोर्स कितना लग रहा है? जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स लग रहा है हमारा? फोर्स लग रहा है हमारा 50 न्यूटन, ठीक। और इसका मास में गिवन है ना, मास कितना गिवन है हमें? 10 kg। तो अब इसे बताओ जिधर बॉडी मूव कर रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक रुकेगा ना, रुकेगा। तो कह रहा है कितनी देर के बाद वो रुक जाएगा, ठीक। अगर ब्लॉक रुक रहा है तो याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। फोर्स पता है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F अपॉन m। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 50/10 वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो फॉर्मूला क्या पता हमें? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। तो v 0 है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? -80, ठीक। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी -u/a, ठीक। u के लिए कितनी है? u के लिए हो जाएगी माइनस हो जाएगा u की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 5, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था कि ये कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है ना, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। तो यहाँ पर एक ध्यान से क्या करना है आपको? ध्यान से रखना कि यहाँ पर एक आपको साइन लेना पड़ेगा माइनस वाला, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? वो आपका एक रिटार्डिंग फोर्स है ना। तो यहाँ पर आसान हो जाएगा माइनस, तो ये सब हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है। यानी मोशन के अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो मोशन के जब अपोजिट में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, इसलिए आप क्या लेंगे? एक्सेलरेशन को नेगेटिव। ये बताएगा कि आपका डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन, यानी फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन अलग अलग है। तो वैल्यू जाएगी 10/5, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा आपका? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपका जो भी मास था वो रुक जाएगा और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लिखता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है, 2000 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो क्या कहता है? हमेशा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। यानी इधर बॉडी जा रही है ना, मान लो अगर ये ब्लॉक है, अगर बॉडी आगे जा रही है, ठीक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जस्ट पीछे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत में लगता है हमेशा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। क्वेश्चन बात करते हैं हम 13 की। लिख रहा है आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन एक एनर्जी का यूनिट नहीं है? जूल होता है, के ऑप्शन नंबर सी कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, किलोवाट नहीं होता है ना। ये कभी भी यूनिट एनर्जी का यूनिट नहीं है। कौन नहीं है? किलोवाट नहीं है। एनर्जी यूनिट होता है किलोवाट आवर होता है, याद रखना, किलोवाट आवर होता है एनर्जी का, किलोवाट नहीं होता। किलोवाट होता है हमारा पावर यूनिट होता है, ठीक है। तो कौन हमारा नहीं होगा? किलोवाट ना, किलोवाट एनर्जी का यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम। कह रहा है दो बॉडी इसका इक्वल मोमेंटम है ना, मास कितना है? 1 kg एंड 2 kg। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स मोमेंटम p²/2m, ठीक। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, p अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ
सेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी इनवर्सली, यानी m2 अपॉन m1, ठीक है, क्योंकि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट था। तो m2 कितना गिवन है हमें 2 और मास कितना और m1 कितना गिवन है हमें 1, तो रेशियो कितना आ गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक, देखो क्वेश्चन 15 है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, ये इसके बाद आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, है ना। आपको कोलिजन नहीं पढ़ना, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं पढ़ना है ना, तो इसको पढ़ो मत। लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए कह रहा है, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए, कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर होता है, मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर होती है ना, याद रखना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, यानी ऑप्शनल बी। वैसे आप इसके बाद इस बार आपके सिलेबस में यह पढ़ना नहीं है, तो क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जेई नीट के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन क्या है 16, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल mr², मास कनेक्ट हो जाएगा हमारा kg, और एक रेडियस हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो नीट आ गया हमारा kg मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारा kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17 है, एक कपल प्रोड्यूसेस, है ना। कपल क्या होता है, व्हेन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप के फोर्स का हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो इस टाइप का जब भी फोर्स लगता है तो क्या ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक रोटेशनल मोशन, है ना, क्योंकि फोर्स जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, तो बॉडी ना ऊपर जाएगी ना बॉडी नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाना चाहेगा ना, कैसे घुमाएगा, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा अगर इस टाइप से फोर्स लग रहा है तो कह रहा है एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करता है, मतलब एक केवल घूर्णन गति ही प्रोड्यूस करता है एक बल युग्म। क्वेश्चन बात करते हैं हम 18, है ना। क्वेश्चन में 18 फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। कह रहा है द सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यानी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ लाई करता है, कहाँ पर होता है, तो लिख रहा है कि लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जैसे मान लो अगर एक आपका स्फीयर हो गया तो स्फीयर का सेंटर कहाँ होता है, उसके बीचों बीच सेंटर पे, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो कह रहा है क्या उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, या उसका बॉडी में कहीं भी लाई कर सकता है ना, बॉडी में कहीं भी लाई कर सकता है। ऑप्शन में सी कह रहा है कि लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बॉडी का, बॉडी के हमेशा बाहर। या फिर ऑप्शन में डी कह रहा है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, यानी अगर सेंटर ऑफ मास है वो किसी भी बॉडी पे या तो उसके अंदर लाई करे या तो उसके बाहर लाई, कहीं भी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों, है ना। कैसे, देखो अगर ये डिस्क है ना, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इसके बीचों बीच, और यहाँ पर मास भी है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर ये डिस्क है तो यहाँ पर मास भी है। लेकिन अगर बात करें रिंग की, रिंग में मास कहाँ होता है, सिर्फ उसके बाहर बाहर, बीच में क्या है, खाली, बीच में कुछ नहीं है, यानी बीच में क्या है, खाली है। तो सेंटर ऑफ मास इसका भी कहाँ लाई करता है, बीच में। तो देखो पहले वाले में कहाँ पर, पहले वाले में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द बॉडी। जबकि अगर बात करोगे रिंग वाले केस में, है ना, रिंग वाले केस में तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कर रहा है वो बॉडी के बाहर लाई कर रहा है ना, क्योंकि रिंग में तो बीच में कुछ होता नहीं है, खाली होता है रिंग के बीच में, लेकिन वहां सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे। तो एक डिस्क और एक रिंग वाला एग्जाम्पल याद रखो, है ना, कि सेंटर ऑफ मास अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। बात करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ, केप्लर्स का सेकंड लॉ याद रखना ना, ये सिर्फ याद रखना एकदम छोटा पॉइंट, कि केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है वो किस चीज के कंजर्वेशन को शो करता है। तो केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है जिसको आप प्रूव करोगे, तो केप्लर्स का जो सेकंड लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ये बेस्ड है ना, ये कंसीक्वेंस है किस चीज का, कोणीय संवेग का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रखना एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पर, ठीक है, कोणीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखना। ठीक, क्वेश्चन बात करते हैं 20 की। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, जी हमारा कांस्टेंट होता है ना, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इसका यूनिट भी याद रखना हमेशा, आपसे यूनिट पूछा जाता है कभी कभी जी का। तो कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है,
है ना। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, यानी दो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है इस पे भी क्या डिपेंड करता है, कभी भी नहीं। तो इस पे सिर्फ डिस्टेंस आता है और दोनों का मास आता है और कुछ नहीं आता, ठीक। तो इस पे डिपेंड तो नहीं करता कभी भी मीडियम पे, चाहे पानी में जितना फोर्स लगेगा इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हवा में भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि ये कहाँ रखे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ये असंरक्षिबल होता है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जितना फोर्स है ना इस M1 पर M2 खींचेगा अपनी ओर, है ना, इस M1 को कौन खींचा, M2 खींचा अपनी ओर, उसी तरह इस M2 को M1 भी क्या खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर शो करते हैं, है ना, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक, ये शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। क्या यहाँ पर सेंट्रल फोर्स है, तो हाँ सर सेंट्रल फोर्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में फोर्स लगता है हमेशा, है ना, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच फोर्स लगता है, तो ये सेंट्रल फोर्स भी होता है। तो क्या गलत है, गलत इसमें से कौन सा सही है ना, तो सही होगा हमारा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर शो करता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी इसमें सारे स्टेटमेंट क्या है वो गलत है, ठीक। क्वेश्चन में बात करते हैं अब 21 की। देखो आ गया है ना, ऐसा यूनिट ऑफ जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने ऊपर बताया था, जिन्होंने देखा होगा समझ आया होगा कि यूनिवर्सल ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहाँ से डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम चांसेस पर पूछा जाने का, लेकिन याद करना कि ए सॉलिड विच ब्रेक अब एबव द इलास्टिक लिमिट, है ना, किसी चीज को अगर आप खींचते हो, जैसे मान लो एक रबड़ बैंड है, उसको खींचो, छोड़ोगे वापस अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक। रबड़ को और खींचो, फिर अपने अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रबड़ को बहुत ज्यादा खींच दोगे तो वो टूट जाता है, इसे क्या बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं ब्रेक, यानी सॉलिड जो हमारा था वो ब्रेक कर गया, है ना। बिकम एबव इलास्टिक लिमिट, है ना, एबव इलास्टिक लिमिट के बाहर, तो जिन्होंने पढ़ा इलास्टिक लिमिट चढ़ा बड़े अच्छे से उनको समझ आता होगा, एक होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, एक होता है एबव इलास्टिक लिमिट। तो जब इलास्टिक लिमिट से हम बाहर चले जाते हैं, है ना, इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि उसको इतना खींचो कि फिर वो अपना शेप को गेन ना कर पाए, है ना, इसे बोलते हैं एबव इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर टूट जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, यानी भंगुर बोलते हैं, है ना। क्या किसी चीज को खींचो और वो टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल यानी भंगुर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, ये इस पर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 नंबर है, ये नॉट इन सिलेबस, है ना, ये भी इस पर आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस बार के। लेकिन इस भी अगर जिन्होंने पढ़ा है उनको मैं इस कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो आप शेयर मॉडुलस होता है ना, शेयर मॉडुलस, इसको हम एक और नाम से भी कहते हैं, इसे हम एक और नाम क्या होता है इसका, इसके एक और नाम होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, यानी अपरूपण गुणांक को हम दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, यानी शेयर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते थे ईटा से, याद किया होगा ना, तो जिनको याद होगा तो देखा होगा, वो ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो याद रखना प्रेशर का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, पास्कल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन 25, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक आपके बाइक में आजकल यूज होता है, ब्रेक सिस्टम यूज होता है, इसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। तो कहता है ये किस लॉ पर बेस्ड है, ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोलिक का ब्रेक सिस्टम है ये हमारा बेस्ड होता है पास्कल लॉ पर, है ना, कि एक पॉइंट पर आप जितना प्रेशर लगाओगे दूसरे पॉइंट पर उतना ही प्रेशर हमें एग्जर्ट होता है, यही था हमारा पास्कल लॉ, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन में 26, कह रहा है आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो ये भी इस बार आपको सिलेबस में नहीं है ना, आपको कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन अगर आपसे मुझसे पूछा जाता कि सर हाँ बताओ अगर सर किसका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट सबसे पहले किस चीज में ट्रांसफर होता है, किस मोड से कैसे हीट का ट्रांसफर सबसे सबसे तेज होता है, तो वो होता हमारा रेडिएशन, है ना, विकिरण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, सन से जो लाइट आती है ना, सन से जो लाइट आती है वो हमारी रेडिएशन के थ्रू आती है। तो देखो सन कितना दूर है लेकिन लाइट हमारे यहाँ तक पहुंच जाता है
है ना। और कितनी फास्ट चलता है ये रेडिएशन, ये चलता है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से, है ना। जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी के स्पीड से ये हमारी रेडिएशन भी चलती है। तो सबसे फास्ट मोड क्या होता है हमारा, रेडिएशन होता है। वैसे सिलेबस में ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये किसको पर बेस्ड है, तो याद रखना जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमारा टेम्परेचर पर बेस्ड है। ठीक है, तापमान को बताता है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और याद रख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये भी याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाए कि कभी ये किस पर बेस्ड है ना। तो याद रखना कभी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, ये किससे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये क्या रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो एक आपका हो गया जीरोथ लॉ, वो हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में, और जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। और यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, पूछा है कि इससे किस चीज का एक कंसेप्ट आता है, तो यहाँ से कंसेप्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। पूछा जाइए किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कौन, फर्स्ट लॉ। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हीट कांस्टेंट होता है, ना ही हीट का सप्लाई होता, ना हीट एब्जॉर्ब होता है, ना ही हीट रिलीज होता है, यानी किसी भी सिस्टम का हीट कंजर्व होगा, वहाँ हीट चेंज नहीं होगा, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो बताओ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो याद रखना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक, एक दो पॉइंट और याद रख लो यहाँ से कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर होती है, और एक याद रखना कि सीपी अपॉन सीवी को ही हम गामा कहते हैं, है ना। तो दो पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कह रहा है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। देखो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 2019 के मॉडल सेट में। ठीक है, तो कहा गया था कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। फिर सुनो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कहाँ है ये आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में 8.31 फिर जूल पर मोल पर केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 30 है इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर डबल्ड देन इट्स टेम्परेचर। कहा किसी भी आइडियल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को हम डबल कर दे रहे, तो बताओ टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। तो कह रहा है आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का इक्वेशन लगा लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक, अब मान लो हमने प्रेशर को डबल कर दिया, 2p कर दिया, वॉल्यूम को भी हमने 2v कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ठीक उतना ही था, आर भी इतना था, नेट टेम्परेचर हो गया मान लो अगर टी डैश हो जाता है, तो पूछा ये टी डैश क्या हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि टी की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से पहले वाले इक्वेशन हो जाएगी टी की वैल्यू पीवी अपॉन एनआर। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 इंटू पीवी और ये एनआर आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा एनआर, ये क्या हो जाएगा हमारा टी डैश यानी नेट टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं टी डैश की वैल्यू 4 इंटू पीवी अपॉन एनआर की वैल्यू कितनी आ गई है टी, यानी अब जो नया टेम्परेचर होगा वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना 4 गुना हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं फिर से हम क्वेश्चन नंबर 31 में। देखा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, जहाँ एल होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना। तो अब देखो करेक्ट आंसर सिंपल हमसे फॉर्मूला पूछा गया है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन 32 है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है, तो इसकी दो पॉइंट याद रखना। सबसे पहले कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम होता है 2 सेकंड। ठीक है, याद रखना अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए सेकंड पेंडुलम का तो होता है 2 सेकंड, यानी वो 2 सेकंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करता है। कौन, हमारा सेकंड पेंडुलम। ये एक स्पेशल टाइप का पेंडुलम है, इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम मतलब इसका टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी हमसे यहाँ पर पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0.5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 सेकंड। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर फ्रीक्वेंसी
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 हर्ट्ज। क्वेश्चन पूछा हमने 33, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये भी क्वेश्चन इस पर आपके सिलेबस पे पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सब कुछ बता देते हैं यहाँ पर, है ना, कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है तो थोड़ा सा समझ लो क्यों नहीं होता, है ना। यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए स्क्वायर, है ना। सिंपल पावर 1 होनी चाहिए ना, कॉस का पावर 1, साइन का पावर 1, अगर ये होगा तो काम चल जाएगा, है ना। पावर 2 नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो नहीं कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 34 पूछ रहा है ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ द पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी ना, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें दिया है इसका इक्वेशन, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं हम, dy बाई dt करके, है ना। वही पूछा, किसकी पूछी गया, हमसे पूछा गया उसकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो dv अपन dt करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। तो यहाँ पर हम टाइम के सेट में डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का हो जाएगा कॉस 100 पाई टी माइनस 2x 2 पाई एक्स, ठीक। और यहाँ पर अंदर टर्म क्या था, टाइम के साथ एक टर्म था मल्टीप्लाई 100x, तो 100x से बाहर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है, 100 पाई से, है ना, 100 पाई से। तो वैल्यू कितनी हो गई, 500 पाई इंटू कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। अब पूछा है, हमसे पूछा है तो वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन होती है, ये होती है ना, जो बाहर नंबर टर्म में जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी नॉट से, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 500 पाई मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है डिफरेंशिएट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ गया था, ठीक। ये आपको नहीं पढ़ना है ना, डॉपलर इफेक्ट आपके नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये भी इस बार आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, कौन सा, डॉपलर इफेक्ट। वैसे जिन्होंने पढ़ा है उनके बता दें इसका आंसर क्या होगा। तो जो डॉपलर इफेक्ट है ना, ये किसके लिए, ये आपका वेव ऑप्टिक्स वेव का चैप्टर का क्वेश्चन है ना, कि जब रिलेटिव मोशन होता है किस किस के बीच में, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में, तो जो उनको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो डिफरेंट होती है, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल किधर जा रहा है, यानी हमारा सोर्स कहाँ जा रहा है और हमारा ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है जनरली, ठीक है। तो कह रहा है कि ये, है ना, ये चीज है ये, और देखो ये इसके दोनों के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो कह रहा है किसके लिए वैलिड है, साउंड के लिए या लाइट, दोनों के लिए। तो ये दोनों के लिए वैलिड होता है ना, ये साउंड वेव एंड लाइट वेव दोनों के लिए वैलिड होता है। साउंड वेव आपने यहाँ पर क्लास 11 पढ़ा है, लाइट वेव को आप पढ़ोगे जाके क्लास 12 में, वहाँ एक चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स, तो वहाँ पर बड़े डिटेल से पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं कंसिडर, वहाँ हम करते हैं कंसिडर कि लाइट एक वेव के फॉर्म में चलता है ना, यानी जो लाइट हमारा कुछ ऐसे चलता है वेव के फॉर्म में, ये पढ़ेंगे हम वेव